हेलो गाइस, वेलकम टू पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। तो जैसा कि आपको पता ही है, हम लोगों ने घर बैठे पढ़ाई का इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसमें आपको घर बैठे ही सारे के सारे सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप 9th 10th 11th या 12th के स्टूडेंट हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसकी वजह से आपको घर बैठे ही सारे के सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस अवेलेबल होंगे और आप घर बैठे ही अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर पाओगे। तो चलिए, अच्छी बात है। आज हम जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं वो चैप्टर का नाम आपको ऊपर दिख रहा होगा, नाजीवाद और हिटलर का उदय। इस चैप्टर को हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो ये स्टैंडर्ड 9th के इतिहास का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर आपको पता ही है, इसके कुछ वीडियोस हमारे चैनल पे पहले से ही अपलोडेड है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जाकर उनको देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अभी आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है कि हिटलर का उत्कर्ष राजनैतिक तौर पर। तो इसकी बात से शुरुआत से एकदम स्टार्ट करते हैं कि हिटलर का उत्कर्ष। उत्कर्ष ब्रैकेट में, सॉरी, राजनैतिक। यहां पर राजनैतिक क्यों डाला हमने? क्योंकि जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो असल मायने में पॉलिटिकल है। और हिटलर का उत्कर्ष तो बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन पॉलिटिकल उत्कर्ष कब हुआ था उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हिटलर के उत्कर्ष को शुरू से शुरू करते हैं कि वो एक सोल्जर था जो प्रथम विश्व युद्ध में था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का एक सिपाही होना अच्छी बात मानी जाती है, मतलब बहुत गौरवपूर्ण है कि कोई प्रथम विश्व युद्ध का सिपाही है और उसको इतना ज्यादा सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा मिलता है। तो प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ये अपने देश वापस लौटा। और जब लौटा तो भाई प्रथम विश्व युद्ध में सब लगभग बहुत लोग घायल थे, तो पहले सबका इलाज किया गया था। ठीक है, तो इसकी शुरुआत ही इलाज के साथ होती है। तो ये कह सकते हैं कि 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद, विश्व युद्ध के बाद यह अपने घर लौटा, अपने देश लौटा, देश लौटा, जहां इसे इलाज के लिए, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। अस्पताल में भर्ती किया गया। ऐसा क्यों हुआ था? हाँ, प्रथम विश्व युद्ध में कई ऐसे हथियारों का इस्तेमाल हो रहा था, कई ऐसे अस्त्रों का इस्तेमाल हो रहा था जो असल मायने में हमारे लाइफ से, मतलब हमारे अपब्रिंगिंग से बिलोंग ही नहीं करते। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये हथियार इतने खतरनाक होते थे, इनको केमिकल वेपन भी कुछ लोग कहते हैं, मतलब ये रासायनिक हथियार हुआ करते थे, बायोलॉजिकल नहीं, केमिकल वेपन। ठीक है, तो ये खतरनाक हथियार हुआ करते थे जो होते थे, जिनके दम पे युद्ध लड़ा जाता था। ठीक है, तो युद्ध के बारे में बात हो रही है तो ये भी जान लो कि इस युद्ध के दरमियान, मतलब जो भी युद्ध होता था, तो इस युद्ध में हमारे टर्म्स कुछ ऐसे थे जिनके हिसाब से हमारी हालत जो थी वो ग्रोइंग, अपग्रोइंग नेचर को रिप्रेजेंट कर रही थी। यानी कि जितने केमिकल वेपन यूज होते थे उतना ही ज्यादा लोगों पर इसका बुरा असर देखने को मिलता था। रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल होता था। तो मस्टर्ड गैस, जैसे उस वक्त एक बहुत फेमस गैस थी जिसको मस्टर्ड गैस कहा जाता है। मस्टर्ड हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो सरसों गैस। तो जैसे सरसों को जब बनाया जाता है तो उसकी खुशबू जो होती है वो कुछ ज्यादा ही तीखी होती है, वैसे ही एक मस्टर्ड गैस बनाई गई होती है जिसकी खुशबू बहुत, जिसकी मतलब गंध बहुत तेज होती है, जो नाकों, मतलब नाक के जरिए घुसती है और पूरे ब्रेन को डिसलोकेट कर सकती है। बहुत ज्यादा पावरफुल गैस होती है। ठीक है, तो वैसे ही करके कई और गैसों का इस्तेमाल होता था जो युद्ध में लोगों को बीमार कर देती थी।
तो इसीलिए इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा गया। बहुत सारे लोगों को प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक कॉमन कॉज चला था कि सब लोगों को पहले भर्ती करो, पहले चेक करो कि क्या ये मस्टर्ड गैस से प्रभावित है, क्या ये कैंसर का पेशेंट है। उस वक्त बहुत सारे लोग कैंसर में, टीबी में और मस्टर्ड गैस में, इन सभी बीमारियों से मर जाते थे। तो इसीलिए इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुरुआत के समय में इसको पता नहीं था कि हाँ इसके साथ इसके लाइफ स्टाइल में क्या हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे इसमें देखा वहीं पर चेंजेस आते गए। तो अस्पताल में ही इसने देखा कि 1919 की वर्सोय की संधि हुई थी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देखिए, यहाँ के बाद हम पूरा रेफरेंस वहीं से उठाने वाले हैं, ठीक है। 1919 की वर्सोय की संधि इसने अस्पताल से देखी और जिसके बाद इसको गुस्सा आ गया और इसने उसका सारा का सारा श्रेय, सारा का सारा गुस्सा किसको समर्पित कर दिया? ये देश की सरकार ही ऐसी है जो बुरा कर रही है। तो ये कह सकते हैं कि वर्सोय वर्साय की संधि संधि से यह बहुत क्रोधित था, यह बहुत क्रोधित था। बहुत क्रोधित था और सरकार को इसके लिए जिम्मेवार मानता था। सरकार को इसके लिए जिम्मेदार मानता था। इसीलिए यह सरकार को जिम्मेदार मानता था और इसीलिए इसने जैसे ही अस्पताल से निकला 1919 में, वहां पर ये निकलने के बाद उस वक्त की दूसरी पार्टी जो उस वक्त सरकार का विरोध कर रही थी, बहुत फेमस पार्टी थी, वो ज्वाइन कर ली। अस्पताल से निकलने के बाद 1919 में ही तुरंत ही इसने ज्वाइन कर ली। और ऐसा कहा जाता है कि जब इसने वो पार्टी ज्वाइन की थी तो उस पार्टी में काफी ज्यादा सब लोग अलग अलग तरीके से बोलते थे और किसी को बोलने का मौका नहीं मिलता था और किसी की बात सही तरीके से सुने नहीं जाती थी। हिटलर थोड़ा शर्मसार किस्म का लड़का था शुरुआत के समय में, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ते गया ना, उसका गुस्सा, उसका अग्रेशन जो उसने दबा कर रखा था, वो उसको आज जैसे मतलब एक बहुत ही क्रूर व्यक्ति में बदल दिया था। उसके वजह से उसकी क्रूरता देखने को मिलती है। तो ऐसा कहा जाता है कि 1919 में इसने में ही मतलब रिटायर हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, संधि हुई थी, संधि से रिटायर हुआ था। तो उसी के बाद इसने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ली। अब यहाँ पे एक कहानी आती है। जब वो जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता लिया था ना, तो उसने सोचा था कि मैं क्षेत्रीय मीटिंग में जाऊंगा और जाके वहां पे अपने कुछ विचार रखूंगा कि देश को कैसे बोलना चाहिए। तो वहां पे जैसे सारे नेताओं को बोलने की अनुमति होती थी, सारे नेताओं की मीटिंग बैठी रहती थी, उसमें नेता लोग जाते थे और बोलते थे, पकड़ पकड़ माइक पकड़ के बोलना होता था, बोलते रहते थे। लेकिन आपस में ही उन लोगों का झगड़ा भी होते रहता था, नीचे बैठे हुए लोग आपस में लड़ते रहते थे। संसद भवन इमेजिन कर लो, वैसा ही होते रहता था। तो वहां के जो संचालक महोदय थे, हिटलर जैसे ही वहां पर गया, संचालक महोदय ने कहा कि आपको बोलना है? तो हाँ, हिटलर ने कहा हम बोलना चाहेंगे। लेकिन इतने लोग हल्ला कर रहे थे तो इसीलिए संचालक महोदय ने कहा एक्सक्यूज मी, दिस जेंटलमैन वांट्स टू से समथिंग आउट टू अस। यहाँ पर हमारे श्रीमान कुछ हमसे कहना चाहते हैं, कृपया ध्यान दीजिए। लेकिन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। इसी बात से हिटलर को अचानक से उसका गुस्सा फूटा और वहीं से हिटलर का उदय माना जाता है। कहा जाता है कि 1919 में ही हिटलर जन्म ले लिया था दोबारा। जब उस मीटिंग में कोई उसकी बात नहीं सुना ना, तो अचानक से उसने कोऑर्डिनेटर से माइक छीना और छीन कर बोलना शुरू कर दिया। यही तो हमारे देश की सबसे बड़ी कमजोरी है, यहाँ कोई किसी की बात नहीं सुनता। और उसकी आवाज में इतनी बोल्डनेस थी ना कि उसने अपने गुस्से को, अपने एग्रेशन को इतने अच्छे तरीके से लोगों के सामने रखा कि लोग ताली मारे थे। पूरे 20 मिनट का भाषण दिया था इसने। और जो तैयार कर गया था वो तो छोड़ ही दो, को एक बार पेपर तक नहीं देखा इसने। अपने अग्रेशन को इतना दिमाग में जो भी था, जो भी थॉट आ रही थी, वो सब बोलते चला गया, बोलते चला गया, बोलते चला गया। और इसकी सार एक थॉट लोगों को इतनी डीप लगने लगी कि इसके हर 2-4-3 लाइन के बाद, 2-3 लाइन के बाद तालियां बजने लगती थी। वो लोगों के बीच में जो नेता हैं,
नेता अगर ताली बजाते हैं तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है, जनता ताली बजा दे तो वो तो आसान बात है कि जनता है उसको क्या पता, तो वो तो समझ जाएगी नहीं कि क्या चल रहा है, लेकिन नेता अगर ताली बजा रहे हैं आपस में तो बड़ी बात मानी जाती है। ठीक है, और वो भी तब जब वो आपस कुछ समय पहले आपस में लड़ रहे थे, तो इसीलिए हिटलर 1919 में ही पहली ही मीटिंग में स्टार बन गया, पहली ही मीटिंग में स्टार बन गया था। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे इसको पार्टी के मुख्य मेंबरों के तौर पर गिना जाने लगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे इसने अपना एस्टेब्लिशमेंट जमाया, और जमाकर इस पॉलिटिकल पार्टी जो जर्मन वर्कर्स पार्टी थी, इसको उसने नाम चेंज कर दिया और धीरे धीरे इसका मुख्य मेंबर बन गया, सदस्यता ली। जल्दी ही इसका मुख्य सदस्य बनकर इसे पुनर्गठित किया। पुनर्गठित मतलब दोबारा से एस्टेब्लिश किया। ठीक है, पुनर्गठित किया, और इसका नाम बदल के क्या रख दिया, इसका नाम बदल के नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी कर दिया गया। क्या कर दिया गया, अंग्रेजी में ही लिख देते हैं, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। NSGWP कर दिया गया। अब याद रखना, इस पार्टी में हिटलर का वर्चस्व कितना ज्यादा है कि इसने वर्षों पुरानी पार्टी का नाम बदलकर नया रखवा दिया, NSGWP करा दिया। यही पार्टी आगे जाकर नाजी पार्टी का नाम लेगी, और यही पार्टी आगे जाकर नाजीवाद का जनक बनेगी कि हाँ, नाजीवाद या जो नाजी थॉट्स थी उसका सोर्स कहाँ था, उसकी ओरिजिन कहाँ थी, तो यही है उसका सोर्स, यही है उसकी ओरिजिन। समझ में आया, NSGWP, ये उसका मुख्य सदस्य बना। हिटलर हमेशा से क्या था, लोकतंत्र जो वर्साय की संधि हुई थी ना उसका विरोधी था, और वेमर रिपब्लिक का विरोधी था। इसको बचपन से ही पसंद नहीं था कि यार ये क्या चल रहा है, ये घटिया सरकार है, इससे अच्छा तो हम रहते अपने तरीके से चलाते, गवर्नेंस है, सिस्टम चलाते हैं, मजा आता, अपना अच्छा रहता। तो इसीलिए ये बचपन से ही बेचारा जनतंत्र का विरोधी था, और इसीलिए इसने कोशिश नहीं छोड़ी। इसने पहले ना बाहर से कोशिश की कि कैसे भी करके क्या करें, बाहर से आंदोलन करके सरकार पलटे, लेकिन इसने जब देखा कि वहां से नहीं हो पाएगा तो ये अंदर के तरफ भी आया था। क्या हुआ, इसने बाहर से करने की कोशिश क्या की, 1923 में ये लूडेनडॉर्फ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे लूडेनडॉर्फ के साथ मिलकर सरकार गिराने की कोशिश की। अब ये जो टर्म हुआ है ना, सरकार गिराने की कोशिश की, इसने गड़बड़ कर दी। कैसे गड़बड़ कर दी, जब इसने सरकार गिराने की कोशिश की ना, तो गड़बड़ सिस्टम यहाँ से इस तरह शुरू हुआ कि लूडेनडॉर्फ की सरकार गड़बड़ी से भरी नहीं, मतलब चेंज नहीं हो पाई, उल्टा ये लोग पकड़े गए, और जब ये बेचारे पकड़े गए तो इनको जेल में डाल दिया गया। काफी लंबे समय तक ये जेल में बने रहे। धीरे धीरे इसने अपनी मुकदमे को खुद ही लड़ा, क्योंकि उस वक्त ज्यादातर किसी को मुकदमा लड़ने की मतलब होता नहीं था, अनुमति नहीं दी जाती थी, या फिर जो भी सरकमस्टांसेस थे उसके हिसाब से चलने नहीं दिया जाता था। तो उसी लिए ये अपना मुकदमा खुद ही लड़ा और खुद ही लड़कर वापस निकला। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कोशिश की, परंतु क्या हो गया, असफल हो गए, और इन्हें कारावास हो गया, कारावास मिला, मतलब भाई जेल में डाल दिया गया, जहां से ये जल्दी ही निकले
और जेल जाने के बाद किसी भी नेता की वैल्यू बढ़ जाती है। ऐसा आमतौर पर माना जाता है कि कोई भी अगर जेल जाता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो जेल जाने के बाद हिटलर की वैल्यू बढ़ गई। 1 साल के बाद जब वो वापस निकला तो उसने अपनी पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी का स्वरूप ही चेंज कर दिया। वहां जाने के बाद इसकी, ऐसा कहा जाता है कि जब ये जेल में गया था तो वहां जाने के बाद इसकी मुलाकात वहां के एक पुराने राजनेता से हुई थी और वो हिटलर की आइडियोलॉजी को सुधारने में मदद किया था। ऐसा कहा जाता है कि वहां पर जेल में उसे एक पुराना नेता मिला, बहुत ही बूढ़े बुजुर्ग नेता मिले थे, जिन्होंने हिटलर को समझाया कि देश और सरकार काम से नहीं चलती, देश और सरकार काम से नहीं चलती, दिखावे से चलती है। उन्होंने बहुत अच्छा बात कही थी हिटलर को, ये बात अच्छी लगी हिटलर को। देश और सरकार काम से नहीं, दिखावे से चलते हैं। जितना दिखाओगे उतना ज्यादा लोग तुम्हें पसंद करेंगे। और ये बात हिटलर के दिमाग में घर कर गई। हिटलर ना पूरी तरीके से चेंज हो गया। वो अब काम से ज्यादा दिखावे पर ध्यान देने लगा। उसका मेन एम ही हो गया कि लोगों को दिखाओ कि हम करना क्या चाहते हैं, हम कर क्या रहे हैं ये मत दिखाओ, हम करना क्या चाहते हैं ये दिखाओ। बाद में देखा जाएगा करना क्या है, बस दिखाओ कि अगर आप हमें चुनोगे ना तो हम ये ऐसे ऐसे करेंगे। और ये दिखावे वाली बात ना हिटलर के दोबारा नहीं तिबारा जन्म को दिखा रही है। 1919 में हिटलर का एक बार मतलब उदय हुआ। 1923 में वो बेचारा नीचे गिर गया, खत्म हो गया, उसकी पावर थोड़ी कमजोर पड़ गई। लेकिन हिटलर हार नहीं माना। हिटलर 1924 और 25 तक अपने वर्क में लगा रहा और 25 में हिटलर का के बारे में दोबारा कहा जाता है कि हिटलर को 25 में दोबारा से देखा गया। तो आइए अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इसने 23 से 24 के बीच में किया क्या और अचानक से इसकी इतनी पावर कहां से आई। अब ज्यादा दूर नहीं रह गए हैं, हिटलर का उत्कर्ष अब होने ही वाला है, बहुत जल्दी से राइज करेगा हिटलर अचानक से। वो कहते हैं ना राइज एंड शाइन, तो राइज एंड शाइन करने वाला है जल्दी ही। आइए देखते हैं। तो जेल से निकलने के बाद हिटलर का पुनर्जन्म हुआ। उसने अब पूरे के पूरे अपने विचारधारा को ही चेंज कर दिया और दिखावे में भरोसा करने लगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 1900 सॉरी जेल से निकलने के बाद, जेल से निकलने के बाद हिटलर ने अपनी राजनैतिक नैतिक पकड़ को बदल दिया, तो बदल दिया दिया 1925 तक उसने अपनी पुरानी पार्टी को नया नाम नया नाम दे दिया, जो क्या थी, नाजी पार्टी। अपनी पुरानी पार्टी को नया नाम दे दिया और नए नाम देने के बाद इसने पूरे के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को सुधारने की कोशिश की। ऐसा कहा जाता है कि हिटलर को शुरुआत के समय में उतना समर्थन नहीं मिला, लेकिन नाजी पार्टी में इसने और भी कई सारे बदलाव किए, जैसे ये जनता के बीच जाना शुरू कर दिया, लोगों के साथ दिखावा, और इसलिए इसने अब प्रोपेगेंडे पे ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। ठीक है, तो नाजी पार्टी के संगठन में जुड़ गया था। नया रूप दे दिया, सॉरी नाम के बदले सही रहेगा रूप दे दिया। जो नाजी पार्टी थी इसने जनता पर जनता पर पकड़ बनाने के लिए कई सारे तरीके अपनाए।
अब उन तरीकों की लिस्ट देखते हैं, किसने जनता के पकड़ बनाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए, अप्रोच क्या था जिसके जरिए ये जनता के प्रति उतना रेस्पॉन्सिबिलिटी फील कर रहा था कि हाँ ये हमारी जनता है, हमको इसके लिए काम करना है। अप्रोच क्या क्या थे इसके? सबसे पहला, जनता रैली। लोगों के बीच जाने का सबसे आसान तरीका है जनता रैली। रैली करो ताकि लोगों को लगे कि हाँ आप उनसे जुड़े हुए हो। कोई नेता दिल्ली में बैठ के भाषण देगा तो जनता उससे जुड़ा हुआ फील नहीं करेगी। अगर आप जनता के पास आते हो, अगर आप जनता के किसी भी तरह, अब बहुत बड़ा आदमी है ना कोई, अगर वो जनता से थोड़ा सा भी इंटरेक्ट करता है ना तो लोगों को लगता है अरे वाह ये हमसे बात किया है, हमारे लिए भाग्य की बात है कि हमसे बात किया है, हमको कितना अच्छा लग रहा है, हमको कितना फील हो रहा है। तो ऐसे करके लोग सोचने शुरू कर देते हैं। जनता रैली बहुत अच्छी बात थी। उसके बाद इसने अगला अप्रोच अपनाया, भड़काऊ और उत्तेजक उत्तेजक भाषण। इसका दूसरा अप्रोच था, भड़काऊ और उत्तेजक भाषण। ऐसा भाषण दो कि लोग अंदर से इंस्पायर हो जाए, एक के बार लगे कि यहाँ यही नेता है हमारे लिए, इसी को काम पे रखो, यही हमारे लिए काम करेगा। इतना इंस्पिरेशन दिला दो ना कि लोग आपके नाम पर झंडा उखाड़ दें, इतना कह दो। ठीक है। और साथ ही साथ उसके बाद कह सकते हैं कि विशेष विशेष कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम ये अलग है, ये और कोई नहीं अपनाया है। जितना अच्छा हिटलर ने अपनाया था, ये विशेष कार्यक्रम जो है इसको हिटलर ने अपनाया था। क्या करता था ना कि जब भी कोई नए सदस्य बनते थे, जैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नया सदस्य बनता है तो क्या हुआ, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए, सदस्य बन गए, अच्छी बात है, जाइए। जब भी ये विशेष कार्यक्रम कर, जैसे नए सदस्य हो गए ना तो उनसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवा के रख लेता था, और जैसे ही 100 या 50 सदस्य हो गए तो एक बहुत बड़ी रैली ऑर्गेनाइज करेगा और उनको एकदम राजा की तरह, कि जैसे राजा अपने अंदर सिपाहियों को भर्ती नहीं लेते हैं, एकदम पूरा प्रदर्शन करा के, टीका वगैरह लगा के, मुकुट वगैरह पहना के, वैसे टाइप का प्रदर्शन करता था, जिसमें ये खुद से अपने लोग, अपने जो थे सिपाही, उनको कोट पहनाता था, टोपी लगवाता था उनको और दिलवाता था, और साथ ही साथ इनके तरीके से व्यवस्थित करवाता था। तो ये विशेष कार्यक्रम कराता था उस टाइप के। और बात करें तो इसके अलावा इसने झंडा अपनाया, वैसा झंडा जो क्या था, जो लोगों के बीच में अप्रोच कर रहा था, आंखों में लग रहा था, लाल कलर का झंडा अपनाया। और साथ ही साथ इसने अपनी पार्टी का सिंबल स्वास्तिक बनाया। स्वास्तिक, किसी को स्वास्तिक पता है? क्या आपको पता है स्वास्तिक क्या होता है? ये है स्वास्तिक, हिंदू धर्म का एक बहुत ही प्रमुख चिन्ह, जिसको हिटलर ने अपना अंश दिया था। हिटलर ने, सॉरी, ये हम लोग का स्वास्तिक है जो प्लस से शुरू होता है हिंदू धर्म का, हिटलर ने इस स्वास्तिक को एक नया वर्जन दिया था। ठीक है। और इस वर्जन को हिटलर का वर्जन कहते हैं। ठीक है। ये हिटलर का वर्जन है स्वास्तिक के। ठीक है। ये स्वास्तिक का वर्जन था, ऐसे सिंबल उसने डिजाइन करवाया, और ये सिंबल देश की प्रगति के लिए प्रगतिशील माना जाता था। इस तरीके से वो लोगों को बीच में जाके झकझोर देता था, जिससे लोगों को लगता था कि अरे यार हमारे लिए काम कर रहा है, और इस तरीके से जनता का समर्थन मिला। और 1925 के बाद पहली बार इसको जर्मन के राष्ट्र संघ में सदस्यता मिली। क्यों? क्योंकि इतना काम किया इसने 24 से 25 के बीच में, 23, 24, 25, इतना काम किया, इसको जर्मन राष्ट्र संघ की सदस्यता मिल गई। यहाँ अब नाजी पार्टी भी कुछ है, लेकिन बेचारा सदस्यता से मिला है, अभी पॉपुलर नहीं हुआ है, क्योंकि 2.6% वोट मिले हैं। 2.6, इतना काम करने के बाद सिर्फ 2.6%। लेकिन असर तब आया जब 1929 की मंदी आई, और उसके बाद हिटलर का ओवर पावरिंग और उत्कर्ष नहीं, सत्ता में आना कहते हैं। ये हिटलर का राइज का ओरिजिनल क्षण यही है। ठीक है। और इसके बाद अब सिर्फ पावर बची है कि अब हमारे हाथ में पावर आ गई, हम तैयार हो गए ड्रेस वेस लगा के, अब पावर हमारे हाथ में आने वाली है। तो आइए उस पावर वाले सेगमेंट को भी देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि हिटलर का उत्कर्ष अब होने के कगार पे, मतलब पूरा हो चुका है, अब बस थोड़ा सा पावर चाहिए। और पावर कब मिली? 1929 की महामंदी में
हिटलर काफी प्रसिद्ध हो गया, काफी प्रसिद्ध हो गया हो गया। और उसके बाद ना इसका जो राइज हुआ पावर में, जो राइज हुआ, देखते ही देखते हिटलर 1929 के दौरान ये कहने लगा कि ये हमारी जर्मनी है ही नहीं, ये तो इस वेमर रिपब्लिक ने हमारे साथ गड़बड़ कर दी है, नहीं तो हम तो ऐसे थे ही नहीं, हम तो बहुत पावरफुल थे, हम तो बहुत शक्तिशाली थे। ऐसा करके लोगों को इंस्पायर करने लगा और इसीलिए पूरी की पूरी जनता इसके फेवर में चली गई, क्योंकि महामंदी में सबका दिमाग खलबलाया हुआ है, सरकार कुछ कर ही नहीं रही है, दाम बढ़ गया हर चीज का, खाने के लिए पैसा नहीं है? तो इसीलिए जो भी आपके फेवर में बोलेगा आप उसके फेवर में बोलोगे, और यही लग रहा था कि फेवर में बोल रहा है हिटलर, इसीलिए 1929 में इसका फेवर बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन 1929 वाले मैच में भी हार गया। लेकिन 1932 के राष्ट्रपति चुनाव में, राष्ट्रपति चुनाव में इसे 32% मत मिले थे, वोट मिला था, 32% वोट मिला। और उसके बाद ये जो पॉपुलैरिटी अचीव किया, पूछो मत। भले ही राष्ट्रपति चुनाव में हार गया, लेकिन कमजोर नहीं हुआ। इसका हौसला इतना बढ़ गया ना, इससे इसका इतना ज्यादा हौसला बढ़ गया कि ये अपोजिशन का था। किसका था? अपोजिशन का था। उसके बावजूद भी इसे वहां पर अपने राष्ट्रपति ने, वहां पे जो राष्ट्रपति जीते थे, उन्होंने अपने ऑपोजिशन वाले लड़के को प्रधानमंत्री बना लिया। यानी कह सकते हैं कि क्या हुआ कि हाँ, तारीख 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति मिले। हाँ, राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने, राष्ट्रपति किसने? वॉन हिंडनबर्ग ने इसे चांसलर नियुक्त किया। और खुद से नहीं किया, जबरदस्ती इन पर प्रेशर बनाया गया कि ये आदमी चांसलर लायक है, इसको चांसलर बनाओ। इसको चांसलर नियुक्त किया। ठीक है, ये चांसलर बनने के बाद ही बहुत पावर में आ गया और इसने देखते ही देखते काफी ज्यादा चेंजेस करने शुरू कर दिए। नाजी, इसने ऐसा सिस्टम लाया ना, चुनावों को ऐसा कराना शुरू कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ नाजी लोग ही जीते, सिर्फ और सिर्फ नाजी पार्टी ही जीते। देखिए, जनवरी में ये इंसान क्या कर रहा है? जनवरी 1933 में क्या कर रहा है? राजा बना है। फरवरी 1933 में राष्ट्रपति की रहस्यमयी हालत में मर गए, रहस्यमयी तरीके से मर गए। अब बताओ, एक ऐसे इंसान को पावर दिए और रहस्यमयी तरीके से मर गए हैं? क्या समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? हिटलर काम करवा दिया अपना, राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मतलब मौत हो गई, और उसके बाद मौत होने के तुरंत ही बाद इसने क्या कर दिया? जर्मनी की पार्लियामेंट, जर्मन पार्लियामेंट में आग लग गई। जर्मन पार्लियामेंट उस वक्त, उसका नाम क्या था? उसको कहते थे राइचस्टाग। राइचस्टाग में आग लग गई। सब अपने आप हो जा रहा है, हिटलर थोड़ी कुछ करा रहा है, हिटलर नहीं करा रहा है, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? हिटलर का नाम कहीं नहीं आ रहा है, सब अपने आप हो जा रहा है। 1932 में पावर मिलने के बाद 1933 में खुद ही पावरफुल बना, 1933 में फरवरी में खत्म हो गए, मार्च में आग लग गई है, फरवरी में ही संसद भवन में आग लग गई, पार्लियामेंट का राइचस्टाग जल गया है। उसके बाद मार्च 1933 में इसे स्पेशल अध्यादेश मिल गया। मार्च 1933 में इसे विशेष अधिकार मिले, विशेष अधिकार मिले। क्यों?
कि पार्लियामेंट है ही नहीं, राष्ट्रपति है ही नहीं, तो देश कैसे चलेगा, इसीलिए विशेष अधिकार इसे दे दिए गए। और इसी के बाद उसने नाजी पार्टी को छोड़कर, जैसे ही विशेष अधिकार मिला ना, उसने नाजी पार्टी को छोड़कर हर एक पार्टी पर रोक लगा दिया। हर एक प्रकाशन, संगठन, पब्लिक एसोसिएशन, मीटिंग सब बंद करा दी, सब बैन करा दिया। और 1934 के बाद ये धीरे 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 जर्मनी अपने ऊपर हावी होने लगा और हिटलर ने विशेष प्रावधान के जरिए विशेष अधिकार मिले और यह दोनों पदों को संभालने लगा, दोनों पदों को संभालने लगा। ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों के पद को संभाल रहा है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और जर्मनी धीरे 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 करके टोटालिटेरियन स्टेट होते जा रहा है कि सब चीज पर हमारा अधिकार है, यहाँ जो भी मौजूद है ना, इस सब पर हमारा अधिकार है, हमारा राइट है, हम ले जाएंगे, कोई नहीं बोल सकता हमको बोलने ले जाने से। क्यों? क्योंकि हमारा राइट है, हम ले जाएंगे। ये होता है टोटालिटेरियन रिजीम। और उसके बाद 1945 तक, 33 से 45 तक 12 साल ये जर्मनी का करता धरता बना रहा। इसके बाद अब हम अगले टॉपिक में आएंगे, तो जिसमें देखेंगे कि विश्व युद्ध में इसका क्या योगदान रहा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।